नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1 का पार्ट 2। सो आई होप आप लोगों को यूनिट 1 का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और आप लोग पार्ट 2 भी पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो जूनियर्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की यूनिट 1। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे कुछ टॉपिक्स जो कि हैं हमारा मीनिंग ऑफ मटेरियल। यहाँ पे कॉस्ट लिखा हुआ है, इसको हम लोग सही कर देते हैं। ये होगा आप लोगों का कंट्रोल। सो कॉस्ट को आप लोग काट दीजिए और कंट्रोल लिख सकते हैं आप लोग अपने टॉपिक्स के अंदर। ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ मटेरियल कंट्रोल, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अगेन मटेरियल कंट्रोल। फिर आता है आप लोग का मटेरियल्स एंड इन्वेंट्री, टेक्निक्स ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब हम लोग कुछ टेक्निक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे एंड हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के बारे में। सो ये आज ही हमारे टॉपिक्स जो कि आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग जल्दी से हमारे टॉपिक्स को। सो सबसे पहले आ जाता है आप लोग का मटेरियल्स कंट्रोल। मटेरियल्स कंट्रोल क्या बोलता है? मटेरियल कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली कंट्रोलिंग मटेरियल्स ओवर द स्टेजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड यूजेज so as to help maintain the regular and uninterrupted flow of the materials in the production pipeline। मतलब हमारी जो प्रोडक्शन पाइपलाइन है, प्रोडक्शन जो हमारी चल रही है, उसके अंदर किसी भी तरीके का मटेरियल्स के अंदर कोई भी एक तरीके से हमारा ये नहीं आना चाहिए कि एकदम से प्रोडक्ट रुक गया, एकदम से अनइंटरप्टेड फ्लो आ गया। मतलब प्रोडक्ट का जो फ्लो था वो एकदम से रुकना नहीं चाहिए। हमारे जो मटेरियल्स हैं वो एकदम से कंसिस्टेंट तरीके से आने चाहिए, रेगुलर तरीके से आने चाहिए। तो उन चीज़ों को हम लोग सही रखें, वो सब चीज़ें सिस्टमैटिक कंट्रोल हो पाए, उसके लिए हम लोग करते हैं मटेरियल्स कंट्रोल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मटेरियल कंट्रोल क्या होता है। फिर आता है आप लोगों को स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मटेरियल्स कंट्रोल। अब स्टेप्स इन्वॉल्व आप लोगों को अच्छे से याद रखनी, यही कुछ इसके स्टेप्स हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का परचेजिंग ऑफ मटेरियल्स, आप लोगों को मटेरियल्स को परचेज करना होता है। सेकंड आप लोग का रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर आप लोग मटेरियल्स को रिसीव करते हैं। फिर आता है आप लोग का इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर आप लोग मटेरियल को इंस्पेक्ट करते हैं। फिर आता है आप लोग का स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर आप लोग मटेरियल को स्टोर करते हैं। फिर आता है आप लोग का इशूइंग ऑफ मटेरियल्स, जिसके अंदर आप लोग मटेरियल को इशू करते हैं। फिर आता है आप लोगों का मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड। लास्ट है आप लोगों का स्टॉक ऑडिट। तो ये हैं आप लोगों के कुछ स्टेप्स जो कि मटेरियल कंट्रोल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, स्टेप्स को आप लोग याद रख लीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या बोलता है? द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट गुड्स आर रिटेन्ड इन स्टॉक टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरी लार्ज स्टॉक। मतलब लार्ज स्टॉक को रखे बिना कैसे हम लोग कुछ सफिशिएंट गुड्स को रख सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्टॉक है वो बना रहे, उसी को बोलते हैं हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा टेक्निक्स। अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हमारा एकदम मेन कंसेप्ट शुरू हो रहा है। टेक्निक्स इस पूरी यूनिट के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोगों को पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स में स्टॉक लेवल्स के बारे में और EOQ के बारे में। EOQ क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टॉक लेवल्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टॉक लेवल में सबसे पहला आप लोगों का स्टॉक लेवल है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। रीऑर्डर स्टॉक लेवल की शॉर्ट फॉर्म होती है ROL। इसके अंदर क्या होता है? दिस लेवल लाइज बिटवीन मिनिमम एंड द मैक्सिमम लेवल्स इन सच अ वे दैट बिफोर मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इनटू द स्टोर्स देयर इज सफिशिएंट क्वांटिटी इन हैंड टू कवर बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंजम्पशन सिचुएशंस। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों ने डिफाइन तो पढ़ ली, बट आप लोगों को इसके अंदर जो मेन याद रखना है वो है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। ROL इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो ये आप लोगों को जस्ट करना है, इसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन क्या होती है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है, वो आप लोगों की स्क्रीन पे रखा है। इसके दो और फॉर्मूलाज होते हैं जो कि होता है आप लोग का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एंड इसके अलावा एक और फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। तो ये इसके तीन फॉर्मूलाज है जिसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये आप लोग के प्रैक्टिकल्स में काम आएंगे। जब मतलब आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके अंदर ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएंगे। फिर आता है आप लोगों का रीऑर्डर क्वांटिटी। अभी ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है आइए पढ़ते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स फॉर विच परचेज रिक्वेजिशन इज मेड। अब इसके अंदर यहाँ पे आपकी डिफाइन तो बहुत बड़ी लिखी है, बट आप लोगों का जो मेन यहाँ पे हैंड्स के बाद लिखा हुआ है ना, द क्वांटिटी शुड बी वेयर द टोटल ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एट मिनिमम। इसका क्या मतलब है आप लोगों का? ठीक है, रीऑर्डर क्वांटिटी आप लोगों की होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके अंदर आप लोगों का जो मेन कंसेप्ट है वो है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। इसके अंदर ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, इसके अंदर कैरिंग कॉस्ट आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे डिफाइंस लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब भैया आप लोगों को बता क्यों नहीं रहे हो डिफाइंस वगैरह क्या है, आप एकदम से अच्छे से रेडी क्यों नहीं करा रहे हो, समझा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि डिफाइंस वगैरह को आप लोग इतने अच्छे से नहीं देखोगे तब भी चलेगा। डिफाइंस को जस्ट आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके अगर डिफाइन आती है तो आप लोग लिख के आ जाना एग्जाम के अंदर, बट आप लोग पढ़ सकते हो। मेनली आप लोगों का जो प्रैक्टिकल यहाँ पे पार्ट है ना, ये इस सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा, तो हम लोग उसी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है EOQ का। इक्वल्स टू, उसके बाद आप लोगों का रूट आ जाता है पूरा का पूरा। उसका रूट के अंदर आप लोगों को क्या देखा है, √2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट जिसको हम A बोलते हैं, मल्टीप्लाई कॉस्ट पर ऑर्डर जिसको हम लोग O बोलते हैं, अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम जिसको हम लोग C बोलते हैं। सो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा काम का है आप लोगों का।
फिर आता आप लोगों का यहाँ पे जस्ट कुछ चीज़ें दे रखी है, अजम्पशंस दे रखी है। अजम्पशंस के अंदर आ जाएगा आप लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट आप लोगों की जो होगी उसको हम लोग फिक्स मान के चलेंगे। एंटीसिपेटेड यूजेज ऑफ मटेरियल को हम लोग यूनिट्स में मान के चलेंगे, उनकी यूनिट्स को हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोग को पता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द मटेरियल का इज कांस्टेंट। हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑर्डर्ड इज रिसीव्ड इमीडिएटली। हम लोग जब भी उसको ऑर्डर करेंगे अपने मटेरियल को वो इमीडिएटली हम लोग को मिल जाएगा। सो कुछ बेसिक अजम्पशंस हम लोग इसके अंदर ईओक्यू को फॉलो करते हैं। मतलब ईओक्यू को जब भी हम लोग निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट जो कि है आप लोगों का मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का भी यहाँ पे फॉर्मुला दे रखा है, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक, और हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल को। फॉर्मुला क्या है मिनिमम स्टॉक लेवल का? रीऑर्डर स्टॉक लेवल माइनस करेंगे उसमें से हम लोग एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो ये आप लोगों का फॉर्मुला, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करते रहो और फॉर्मुलाज को लिखते रहो। यहाँ पे और फॉर्मुलाज आ गया आप लोगों के। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है आप लोगों का? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई मिनिमम ऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने का। फिर आता है आप लोगों का फिफ्थ जो कि आप लोगों का एवरेज इन्वेंट्री लेवल। एवरेज इन्वेंट्री लेवल आप लोग कैसे निकालोगे? मिनिमम स्टॉक लेवल को आप लोग प्लस कर दोगे हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी से, या फिर आप लोग कर सकते हो मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। इससे भी आप लोग का एवरेज इन्वेंट्री लेवल या फिर एवरेज स्टॉक लेवल निकल जाता है, दोनों सेम थिंग है। फिर आता है आप लोगों का डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है? डेंजर लेवल होता है आप लोगों का एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई आप लोगों का लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। डेंजर लेवल आप लोगों को वो होता है जो कि हम लोग एकदम से इमरजेंसी परचेजेस करते हैं। सिर्फ इमरजेंसी के अंदर अगर कुछ परचेजेस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी परचेज हमने रोक दिए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंजर लेवल। एंड इसके अलावा आप लोग का बफर स्टॉक आता है। बफर स्टॉक आप लोगों का वो स्टॉक होता है जो कि आप लोगों ने रख रखा है कि एकदम से अगर आप लोगों को नीड पड़ेगी मटेरियल की तो आप लोगों को बफर स्टॉक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सारे लेवल्स थे। लेवल सबके निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब आता है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो कि आप लोगों का एक तरीके से नेक्स्ट टेक्निक है आप लोगों की। अभी तक हमने स्टॉक लेवल्स के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम आप लोगों का होता है JIT टेक्निक। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में JIT टेक्निक दे रखी है। तो JIT टेक्निक क्या होती है इसके बारे में छोटा सा आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसके अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट थ्योरी है। ठीक है, ये क्या बोलता है? इसके अंदर हम लोग रखते हैं जीरो इन्वेंट्रीज इन स्टोर। हम लोग इन्वेंट्रीज को रखते नहीं अपने पास में। इसके अंदर बेसिकली आप रीड कर सकते हो पूरा का पूरा। ये यही कहता है आप लोगों का कि आप लोग कभी भी अपने पास स्टोर में इन्वेंट्री रखोगे नहीं, जब भी आपको नीड होगी तो उसके हिसाब से आप लोग डिमांड पे ऑर्डर कर लेंगे। ठीक है, ये होता है आप लोगों का जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर आता है आप लोगों का ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस आप लोगों का क्या बोलता है? इसके अंदर आप लोगों की मेजरली 3 कैटेगरीज होती है, कैटेगरी A, B और C। कैटेगरी A के अंदर हम लोग बोलते हैं हाई प्राइजेस और हाई रिक्वायरमेंट। कैटेगरी A के अंदर ना हमारा 10% ऑफ टोटल आइटम्स होते हैं। हमारे टोटल जो भी आइटम्स होंगे ना उसमें सिर्फ 10% इसके अंदर होता है, लेकिन 70% ये इन्वेंट्री वैल्यू रखता है। इन्वेंट्री की वैल्यू 70% रखेगा, लेकिन सिर्फ गुड्स को रखेगा 10%। कैटेगरी B के अंदर ये 20% हम लोगों का रखता है टोटल आइटम्स को, और 20% रखता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू को। अगर हम बात करें कैटेगरी C की, कैटेगरी C आप लोगों का होता है 10% टोटल इन्वेंट्री वैल्यू रखता है, लेकिन इसके अंदर 70% आप लोगों का क्या होता है? 70% टोटल आइटम्स होते हैं। मतलब गुड्स इसके अंदर 70% होंगे, इन्वेंट्री या फिर स्टॉक इसके अंदर 70% होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई इसकी जो इन्वेंट्री वैल्यू है वो तो सिर्फ 10% है, बट इसकी अगर हम लोग बात करें टोटल आइटम्स की वो 70% है। तो कैटेगरी A के अंदर आप लोगों का होता है हाई प्राइजेस, हाई रिक्वायरमेंट, हैवी रिक्वायरमेंट। कैटेगरी B के अंदर मॉडरेट होता है आप लोगों का। कैटेगरी C के अंदर आप लोगों का होता है इसके अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है। सो ऐसे करके आप लोगों का ABC एनालिसिस आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट FSN। FSN क्या होता है आप लोगों का? फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग के अंदर क्या आता है आप लोगों का? फास्ट मूविंग के अंदर आप लोग उन गुड्स को डालते हैं जो जिसको बेसिकली आप लोग जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं। मान लो आप डेली बेसिस पे जिनको रिव्यू कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको और मंगाना है नहीं मंगाना है। ठीक है, कुछ आप लोग के होते हैं स्लो मूविंग जिनको आप लोग पीरियोडिकली मान लो 1 हफ्ते के बाद चेक करते रहते हैं। कुछ होते हैं आप लोगों के जिनको आप लोग बड़े ही आराम से चेक करते हो, जिनको आप लोगों को पता है कि हाँ ये तो खत्म नहीं होंगे, ये तो कोई खरीदता ही नहीं है, ऐसे टाइप के गुड्स जो हो जाते हैं। उन मटेरियल्स को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इनको आराम से चेक कर लेंगे, इनको हम लोग नॉन मूविंग बोलते हैं। तो कहीं जाते ही नहीं है, दुकान से बाहर जा ही नहीं रहे हैं, तो उनको हम लोग नॉन मूविंग बोलते हैं। फिर आता है आप लोगों का वेद। अब वेद क्या होता है? वेद आप लोगों का होता है VED। VED की फुल फॉर्म है आप लोगों को वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। वाइटल प्रोडक्ट्स हमारे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा डर रहता है कि हम लोगों का एकदम से लॉस हो सकता है, अनअवेलेबिलिटी हो सकती है। तो जो भी प्रोडक्ट्स का हम लोगों को डर रहता है उसको हम वाइटल में डालते हैं। जिन प्रोडक्ट्स का हम लोगों को थोड़ा सा कम डर है, मान लो 70% डर है, 60% डर है, एक प्रोडक्ट के हम लोगों को 100% डर है कि भाई ये तो अनअवेलेबल कभी भी हो सकता है, तो उसको हम रखेंगे वाइटल के अंदर। एक का हम लोगों को
60-70% डर है कि यार ये ना कभी भी खत्म हो सकता है, अनअवेलेबल हो सकता है, उसको हम रखेंगे एसेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर। फिर आता है आप लोगों का डिजायरेबल प्रोडक्ट। डिजायरेबल के अंदर आप लोग उन प्रोडक्ट्स को रखते हैं जिनका आप लोगों को कोई भी डर नहीं है। आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी आर ऑप्शनल इन नेचर, अनअवेलेबिलिटी डज नॉट कॉज एनी प्रोडक्शन लॉस। अगर ये अनअवेलेबल हो भी जाते हैं तो उससे कंपनी को कुछ हार्म ज़्यादा नहीं होगा। सो ये होता है आप लोग का वेद। ठीक है, ये सारी की सारी जो मैं टेक्निक्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, तो ये मत सोचना भैया आप कुछ भी करा रहे हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन इन्वेंट्री के अंदर हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आता है आप लोग का फीफो मेथड, लीफो मेथड एंड इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज मेथड। फीफो मेथड आप लोगों को क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके अंदर होता है इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशूज ऑफ मटेरियल्स इन ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। जैसे जैसे हम मटेरियल्स को खरीदते जाएंगे उनको उसी ऑर्डर में हम लगाते जाएंगे। फिर चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि है लीफो मेथड। लीफो मेथड क्या बोलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशूज मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ assumption that the items of the last batch या फिर लॉट परचेज्ड आर द फर्स्ट टू बी इशूड। मतलब हमने जो लास्ट खरीदे हम लोग उनको फर्स्ट टाइम पे इशू करेंगे, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड, जब इन्फ्लेशन होता है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं, पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, यहाँ वही लिखा हुआ है सेम चीज़। द यूज़ ऑफ लीफो वुड हेल्प, मतलब इस लीफो मेथड की हेल्प हम लोगों को कब होती है, इन्फ्लेशन के अंदर। इन्फ्लेशन जब भी किसी कंट्री के अंदर होता है तो उसके अंदर हम लोग लीफो मेथड यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर हम लोग सीधा यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर एग्जांपल के अंदर आप लोगों को दे रखा है 1 अप्रैल को इसने 200 यूनिट्स खरीदी 10 रुपये की। फिर 5 अप्रैल को इसने 150 यूनिट्स खरीदी 12 रुपये की। फिर इसने 14 अप्रैल को 210 यूनिट खरीदी है 12 रुपये के हिसाब से। फिर इसने 21 अप्रैल को 50 यूनिट्स खरीदी 15 रुपये के हिसाब से। 28 अप्रैल को इसने 140 यूनिट्स खरीदे हैं 11 रुपये के हिसाब से। तो हम लोग इसके अंदर कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप लोगों को वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर कुछ भी निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसका वेटेड एवरेज प्राइस। आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे इन सबको, 200 को 10 से, 150 को 12 से, 210 को 12 से, 50 को 15 से, 140 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे रखेंगे आप डिवाइड के अंदर इनके सारी यूनिट्स को, 200, 150, 210, 50, 140 उनको रखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। सो आप लोगों का आया 8610, अपॉन में आ जाएगा आप लोगों का 750, जिसके बाद आप लोगों का आंसर आएगा रुपीज़ के अंदर, जो कि आएगा 11.48 मतलब 11.5 रुपीज़। ठीक है, तो 11.5 रुपीज़ क्या है, ये है आप लोग का वेटेड एवरेज प्राइस। तो वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के अंदर आप लोग को वेटेड एवरेज प्राइस निकालना आता है। ठीक है, अब आप लोगों ने सीख लिया है, आई होप आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स। सबसे पहले आता है हमारा कैलकुलेट EOQ। EOQ होता है आप लोगों का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके अंदर हम लोगों को दे रखा है कंजम्पशन, इसके अंदर हम लोगों को दे रखा है ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ये ऑर्डर, मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर मेनली इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। फिर ऑर्डर प्लेसिंग, फिर इसके अंदर हम लोगों को दे रखा है कॉस्ट पर केजी, फिर हम लोग को दे रखा है स्टोरेज कॉस्ट। तो आइए देखते हैं इसके अंदर EOQ हम लोग कैसे निकालेंगे। EOQ निकालने के लिए हम लोग को 3 मेजर चीज़ें चाहिए होती है, जो कि होता है हमारा A, O और C। मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया था। A के अंदर आता है हम लोगों का यूनिट्स कंज्यूम, O के अंदर आता है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, C के अंदर आता है हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट बेसिकली इसको हम बोलते हैं, C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। यूनिट्स हम लोगों को दे रखी है यहाँ पे 10,000, हम लोगों को ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है 50 रुपीज़, और जो हमारा आ रहा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आ रही है हमारी 8% ऑफ 2। ठीक है, 8% ऑफ 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कितना आप लोगों का 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अब जस्ट आप लोगों को कुछ नहीं करना, 2 × 10,000 × 50 अपॉन 2 × 8/100। फिर जो भी आप लोगों का आंसर आएगा उसको आप लोग अंडर रूट करेंगे, तो आप लोगों को फाइनल आंसर निकल के आएगा 2500 kg। तो 2500 हमारा आ गया है EOQ, जो कि हम लोगों को निकालना था। EOQ क्या होता है आप लोगों का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन किया होगा। उसके बाद आप लोगों ने आंसर ट्राई करो कि यार आप लोग खुद से भी एक बार आंसर निकाल के देखो। ठीक है, ये मत करा करो कि वीडियो के साथ साथ में पूरा का पूरा समझ रहे हो तो सब कुछ ही एकदम ही मतलब देख देख के उतार रहे हो। देख देख के मत उतारा करो, ट्राई करो खुद से भी कुछ आंसर्स निकालो। फॉर्मूलाज आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं। तो इसके अलावा आप लोगों को नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स अगर निकालना होता है तो आप लोग टोटल कंजम्पशन को डिवाइड कर देते हैं EOQ से। तो 10,000 हमारी टोटल कंजम्पशन थी, उसको मैंने 25 से डिवाइड कर दिया। मेरे को पता चल गया मेरे 4 ऑर्डर पर ईयर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को रीऑर्डरिंग लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है। 4 चीज़ें निकालनी है। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को, आगे मत बढ़ना। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले ही इनके जो वो थे फॉर्मूलाज से मैंने लिखवा दिए हैं, नहीं लिखे थे तो पीछे जाओ दोबारा से उन फॉर्मूलाज को लिखो और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। सबसे पहले हम लोग को निकालना है रीऑर्डरिंग लेवल। तो आइए देखते हैं रीऑर्डरिंग लेवल आप लोगों का कैसे निकलेगा। इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले चाहिए मैक्सिमम यूजेज पर वीक और हम लोग को चाहिए मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड। मैक्सिमम यूजेज अगर हम लोग देखें तो मैक्सिमम यूजेज तो हम लोग को दे रखी है। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें हमारे टाइम पीरियड की, मैक्सिमम डिलीवरी पीरियड की, वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे डिलीवरी पीरियड आप लोगों को दे रखा है 4 से 6 वीक, तो 6 वीक आप लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा। बी का आप लोगों को दे रखा है 2 से 4 वीक, तो 4 वीक आप लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग इसको 75/6 और 75/2 आप 4 बाय करेंगे आप लोग, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 450 यूनिट्स और 300 यूनिट्स। आई होप आप लोगों को ए पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग बी पार्ट के ऊपर, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड। नॉर्मल यूजेज आप लोगों को क्या ऊपर दे रखी है, बिल्कुल आप लोगों को 50 पर
वीक ईच दे रखी है नॉर्मल यूजेज, बट आप लोगों को यहाँ पे क्या एवरेज पीरियड दे रखा है, एवरेज पीरियड नहीं दे रखा है। तो वो कैसे निकलेगा, ए का एवरेज पीरियड निकलेगा 4 से 6 वीक का, मतलब 5 हफ्ते आप लोग एवरेज मान के चलोगे। 2 से 4 वीक बी का हो गया, तो आप लोग एवरेज मान के चलोगे 3 हफ्ते, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग निकालेंगे, तो 450 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 5 आंसर आएगा 200 यूनिट्स। बी का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ मिनिमम लेवल, तो आप लोग का आएगा 300 माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 3, जो कि हो जाएगा आप लोग को 150। 300 में से 150 गए तो 150 ही बचेगा, तो 150 यूनिट्स आप लोग का मिनिमम लेवल आ जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम लेवल की, उसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज मल्टीप्लाई मिनिमम पीरियड। मिनिमम पीरियड वही आप लोगों को पता है, ऊपर दे रखा है आप लोगों को 4 और 2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मिनिमम यूजेज की, मिनिमम यूजेज भी आप लोगों को दे रखा है 25। अगर हम लोग बात करें नॉर्मल यूजेज की, तो नॉर्मल यूजेज आप लोगों को दे रखा है 50। एंड अगर हम लोग बात करें रीऑर्डर लेवल की, तो रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर निकाला ही था 450 और 300। सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं, तो हम लोग बस उसको लगाएंगे हमारे फॉर्मूला के अंदर और हम लोग बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी आप लोगों को देखना है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 300 और 500। सारी चीज़ें गिवन है, मैक्सिमम लेवल निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, तो उसको आप लोग निकाल सकते हो अपना। एवरेज स्टॉक लेवल की अगर बात करें तो हाफ ऑफ मिनिमम प्लस मैक्सिमम। मिनिमम अगर हम लोग ए की बात करें तो 200 है, मैक्सिमम अगर ए की बात करें तो आप लोगों का 650 है। अगर हम लोग सेम बात करें आप लोगों की मिनिमम की, जो कि बी का है वो है 150, और आप लोगों का मैक्सिमम दे रखा है बी का 750, जो हम लोगों ने अभी अभी निकाला है। कहाँ पे निकाला है अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो जस्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो आप लोगों ने यहाँ पे ये निकाले हैं मिनिमम, ये निकाले हैं आप लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है 650 750। तो इसी को जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया, ऐड करा और हाफ कर दिया, ऐड करा और हाफ कर दिया, 900 आएगा, 900 का हाफ हो गया 450। सो ऐसे करके आप लोगों को करना है पूरा का पूरा सॉल्विंग, ठीक है। ऐसे आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर आता हमारा एक नया क्वेश्चन जो कि आप लोगों का लीफो मेथड और फीफो मेथड के ऊपर। अब लीफो मेथड और फीफो मेथड कैसे करना है ये एक बार देख लेते हैं इसको भी। सो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दे रखी है, पहले आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। इसके अंदर आप लोगों को दे रखा है परचेजेस दे रखे हैं आप लोगों के, और इशूज़ दे रखे हैं, ठीक है। मेनली इनके क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ऐसे ही मिलेगा, परचेजेस दे रखे होंगे और इशू करना दे रखा होगा। स्टॉक दे रखा है आप लोगों को पहले तारीख पे जो कि है 100 यूनिट एट 5 रुपीज़। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले फीफो मेथड से इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कैसे करेंगे। सो फीफो मेथड के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो कि हो गया आप लोगों का 100 यूनिट्स के हिसाब से 5 के हिसाब से आप लोगों का 500 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर आप लोगों का परचेज किया आपने 300 रुपीज़, 300 यूनिट्स आप लोगों ने 6 रुपये के हिसाब से, तो 1800 आ गया आप लोगों का। फिर आप लोगों ने 250 यूनिट्स को इशू करा है 5 और 6 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप लोग का 1400 आ गया। फिर आपने 500 यूनिट्स को परचेज़ किया 7 रुपये के हिसाब से, तो आप लोगों का 3500 आ गया। फिर आप लोगों ने यहाँ पे 400 यूनिट्स को आप लोगों ने इशू करा है 6 और 7 रुपीज़ के हिसाब से, तो आप लोगों का 2650 आ गया। 600 यूनिट्स को परचेज़ करा है आप लोगों ने 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4800 आ गया। फिर आप लोगों को 3750 आ गया। और उसके बाद आप लोग जब इसको निकालेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 2800 अमाउंट, जो कि होगा आप लोगों का बैलेंस। अब बैलेंस कैसे निकलेगा आप लोगों का, परचेजेस को आप लोग अलग से ऐड कर लो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इशूज़ को अलग से ऐड कर लो, फिर उसके बाद आप लोग इनको माइनस कर दीजिए, आप लोगों का बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। परचेजेस यहाँ पे देख लो 300 है आप लोगों के, 500 है आप लोगों के, 600 है, ठीक है। तो परचेजेस हो गए आप लोगों के 600, 500 और 300। और अगर हम लोग बात करें इशूज़ की, इशूज़ कौन कौन से हुए हैं आप लोगों के, इशूज़ हुए हैं आप लोगों के पहले वाले में 250 हुए हैं, दूसरे वाले में आप लोगों का इशू कराया आप लोगों ने 150 और 250, ये हो गया आप लोगों का 400। फिर आप लोगों ने इशू किया है लास्ट 500, ठीक है। तो इसको आप लोग माइनस कर दीजिए, आप लोगों का बैलेंस आ जाएगा। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे कैसे लीफो मेथड को आप लोगों को सॉल्व कर, फीफो मेथड को आप लोगों को सॉल्व करना है। फीफो मेथड का आप लोगों का आंसर जो होगा वो ऐसा ही कुछ निकलेगा, टेबल आप लोगों की कुछ ऐसी सी ही बनेगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले पे लीफो मेथड के ऊपर। लीफो मेथड आप लोगों को कैसे करना है ये देख लेते हैं एक बार। लीफो मेथड के अंदर हम लोग करते हैं ओपनिंग बैलेंसेस सेम डालेंगे, फिर उसके बाद परचेज डाला हम लोगों ने 300 यूनिट के हिसाब से, 5 रुपये के हिसाब से, 300 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से, जो कि 1800 आ गया। फिर इसके अंदर ना आप लोगों का जो आप लोगों ने परचेज का रेट लगाया ना, सेम रेट आप लोगों का इशू पे लगेगा। परचेज का रेट अगर 6 था, इशू का रेट 6 होगा। परचेज का रेट 7 था, इशू का रेट 7 होगा। परचेज का रेट 8 था, इशू का रेट 8 होगा। फिर आप लोग अगेन परचेजेस और इशूड को अपने बैलेंसेस को माइनस करेंगे, तो आप लोग का बैलेंस आ जाएगा जो कि आएगा 350 यूनिट्स। एंड आप लोगों का अमाउंट को भी अगर आप लोग प्लस और माइनस कर देंगे तो आप लोगों का बैलेंस आएगा 2300 यूनिट। अब आप लोगों को दिखा यहाँ पे एक डिफरेंस, फीफो मेथड के अंदर आप लोगों का आंसर आ रहा था 2800 और लीफो मेथड के अंदर आप लोगों का बैलेंस आ रहा है 2300। ऑलमोस्ट 500 यूनिट्स का या फिर 500 आप लोग कह सकते हैं 500 अमाउंट का आप लोगों का 500 रुपये का आप लोगों का यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है। सो ये था आप लोगों का पूरा जिसका हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकल्स देखे, ठीक है। बाकी थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी आप लोग यूट्यूब पे मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो नोट्स के लिए। धन्यवाद।